नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद चल रही है। ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद से देश में हालात पूरी तरह से नहीं सुधरे। कई कैदी जो जेल से फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हो गई है। इस वक्त देश पर सेना का नियंत्रण है, लेकिन जेनजी ने साफ कर दिया है कि सेना को ज्यादा समय तक सत्ता में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो नेपाल में किसकी बनेगी सरकार, क्या है वहां के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेपाल के बाद फ्रांस में सत्ता परिवर्तन की आहट, सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति मैक्रो पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। कतर पर इजरायली हमले के बाद पूरे मुस्लिम जगत में खलबली, यूएई के राष्ट्रपति नाहयान ने कतर के शासक थानी से की मुलाकात, हूतियों ने भी इजरायल से बदला लेने की दी धमकी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता में आक्रोश, भीड़ ने ट्रंप को बताया हमारे समय का हिटलर, फ्री डीसी फ्री फलस्तीन के लगाए नारे। और चलते चलते में देखेंगे क्या मंगल ग्रह पर भी था जीवन, नासा के रोवर की खोज से चौंके वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकियों को पनाह देने वाले देश से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा इस नाटक को अच्छी तरह समझती है दुनिया। अमेरिका में आतंकी हमले की 24वीं बरसी, देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य नेताओं ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की ली गई जान, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गर्दन पर मारी गई गोली, शोक में 4 दिन के लिए झुकाया गया अमेरिकी झंडा। स्विट्जरलैंड ने की भारतीय अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग, भारत बोला अपने देश के मुद्दों पर ध्यान दें, ये टिप्पणी गलत जानकारी पर आधारित। तो नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जेनजी आंदोलन नाम से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते देश की ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। संसद, राष्ट्रपति भवन, नेताओं के घर और सरकारी दफ्तरों पर हमले किए गए। हालांकि अब स्थिति शांत होती दिख रही है। नेपाल में सेना के मैदान में उतरने के बाद से हालात में सुधार हुआ है। इस बीच अब सेना और पुलिस जेल से भागे कैदियों की तलाश में जुट गई है। अराजकता का फायदा उठाकर नेपाल की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले। कई जेलों में आगजनी और हथियार लूटने की घटनाएं भी हुई। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने नेपाल की जेलों से फरार हुए 35 कैदियों को भारत नेपाल सीमा पर पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनमें से 22 कैदियों को उत्तर प्रदेश में, 10 को बिहार में और 3 को पश्चिम बंगाल में हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से भागे हुए कैदियों के पकड़े जाने की संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सेना ने सभी पार्टियों और नेताओं से राय देने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के नाम सबसे आगे बताए जा रहे थे। पहले चर्चा ये चल रही थी कि नेपाल के अंतरिम पीएम के रूप में सुशीला कार्की का नाम तय हो गया है। कार्की पहले इसके लिए तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन सेना चीफ ने उन्हें सरकार का नेतृत्व करने के लिए मना लिया। पर जेनजी के एक गुट ने उनके नाम का विरोध किया। जेनजी गुट के नाम से एक प्रेस रिलीज सामने आई, जिसमें लिखा है कि संविधान के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 साल की आयु पार कर चुके होने के कारण वे जेनजी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती। इसी कारण उनका नाम मंजूर नहीं किया जा सकता। जिसके बाद खबर यह आ रही है कि कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में फिलहाल कुलमन घिसिंग का नाम आगे बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है, उसके बाद घिसिंग के नाम को भी तय नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन से गायब चल रहे पूर्व पीएम केपी ओली का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं को लेकर संवेदना जताई और कहा कि युवाओं पर गोली चलाने के आदेश उनकी तरफ से कभी नहीं दिए गए, उनके खिलाफ साजिश की गई। वहीं चीन के सोशल मीडिया पर ओली का अभी भी समर्थन दिखाई दे रहा है और नेपाल में हुए प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और भारत का हाथ बताया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे फ्रांस की। तो नेपाल में युवाओं ने ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और अब एक और देश में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार गिरने के बाद से ही ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिसके चलते पूरा देश अस्थिर हो गया है। राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। गृह मंत्री ब्रूनो रेतेयो ने बताया,
कि प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और जब पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज की। अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके बावजूद ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कुर्सी भी अब संकट में नजर आ रही है। चर्चा तो उनके इस्तीफे को लेकर भी गरमाई हुई है। दरअसल ये प्रदर्शन मुख्य तौर पर जिन वजहों से शुरू हुए उनमें राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां एक बड़ा कारण है। एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है बजट में कटौती। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल में 5 प्रधानमंत्रियों का बदलना। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये 2 साल से भी कम वक्त में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। इन हालात में वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। वो राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रो के अपने सहयोगी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। साल 2022 में दोबारा प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से मैक्रो पर यह इस्तीफे का सबसे गंभीर दबाव है। गौरतलब है कि पीएम फ्रांसवा बायरू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सेबास्टियन लेकोर्नू को इस पद के लिए चुना गया। लेकिन उनके पदभार संभालने से पहले जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, उसके बाद फ्रांस की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजरायल की बढ़ती मुश्किलों की। तो कतर पर इजरायल के हवाई हमले के बाद पूरे मुस्लिम जगत में खलबली मची हुई है। इजरायल के हमले ने अमेरिका के दबदबे को भी चुनौती दी है, क्योंकि खाड़ी के अधिकांश देशों को अभी तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी मिली हुई थी। कतर में अमेरिका का सैन्य बेस भी मौजूद है, फिर भी इजरायल के मिसाइलों से कतर सुरक्षित नहीं रहा। और अब चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। जिस तरह से चीन ने ईरान की मदद की है, उसके बाद खाड़ी के देश चीन के कैंप में जाने का विचार कर रहे हैं। एससीओ समिट में यह दिखाई भी दिया जब खाड़ी के कई देश इसमें शामिल हुए थे। चीन की सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे देश अब अमेरिका की जगह चीन से हथियार खरीदने पर विचार भी करने लगे हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसका कारण भी है। कतर अमेरिका का एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी है। इजरायल ने दोहा में जिस इमारत पर बमबारी की थी, वहां से 30 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। हमले वाली जगह के पास में ही अमेरिकी राजदूत का आवास है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही हमले की जानकारी थी और उसने जानबूझकर इजरायली हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते कतर का अमेरिका से मोह भंग हुआ है। अब इजरायल के खिलाफ खाड़ी देशों में एकजुटता दिखाई दे रही है। अभी तक यूएई को कतर का विरोधी माना जाता था, लेकिन अब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पुराने मतभेदों को भुलाकर दोहा पहुंचे और उन्होंने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। यूएई ने इजरायल के हमले की निंदा की और कतर को हर तरह का समर्थन देने की बात कही है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान ने भी इजरायली हमले पर चिंता जताई, लेकिन इजरायल पर कोई खासा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू ने कतर को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हमास के लोगों को या तो कतर से बाहर कर दे या फिर उन्हें सजा दे, नहीं तो इजरायल उन्हें सजा देगा। इस बार हमास के नेता हमारे हमले से बच गए, लेकिन दूसरे हमले में नहीं बचेंगे। यानी नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि वो फिर से कतर पर हमला करेंगे। जिस तरह से दूसरे देशों पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है, कतर के अलावा इजरायल ने यमन के हूतियों पर भी हमला किया है। यमन की राजधानी सना में इजरायल ने सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें 35 लोगों की जान चली गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब हूतियों ने इजरायल पर पलटवार करने की धमकी दी है और कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर देंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन भी अब इजरायल के हमले से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है और इजरायल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई है। अगर यूरोपियन यूनियन इजरायल पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका दबाव इजरायल के साथ अमेरिका पर भी पड़ेगा, यानी इजरायल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ते आक्रोश की।
तो ट्रंप की नीतियों, उनके फैसलों के चलते अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। कई देश अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं जो पहले उसके सहयोगी हुआ करते थे। तो अब अमेरिका की जनता भी परेशान हो चुकी है। हालात यह है कि अमेरिकी जनता ही ट्रंप को आज के युग का हिटलर बता रही है। जी हां, यह घटना तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात करने और पुलिस को संघीय कंट्रोल में लेने की अपनी कोशिशों का प्रचार करने के लिए व्हाइट हाउस के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और दूसरे कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने मानो उनकी टेबल को ही घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीन के झंडे लहराते हुए जोर जोर से नारे लगाए, ट्रंप हमारे समय का हिटलर है, फ्री डीसी, फ्री फलस्तीन। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ट्रंप डीसी में समुदायों को आतंकित कर रहे हैं, गजा और दुनिया भर के समुदायों को आतंकित कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा देख रक्षा मंत्री हेगसेथ असहज नजर आए, तो वेंस ने डिनर एंजॉय करने की बात कही। वहीं ट्रंप प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए कुछ पल रुके और सिर हिलाया, लेकिन कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। सीक्रेट सर्विस ने प्रदर्शनकारियों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला और सड़क पार कराने के बाद उन्हें जाने दिया। इसके बाद एक प्रदर्शनकर्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि हम ट्रंप से नहीं डरते, हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना रुख कायम रखा, हम कब्जे के अंत की मांग करते रहेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप वैसे तो बाहर डिनर करने नहीं जाते। जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका डीसी के किसी रेस्टोरेंट में पहला सार्वजनिक डिनर था। लेकिन जिस तरह यहां आम लोगों से उनका सामना हुआ, जिस तरह उनका विरोध हुआ, उसके बाद ये डिनर उन पर भारी पड़ता नजर आया। इस वाकई ने इस बात को बल दे दिया है कि अमेरिका की जनता भी अब ट्रंप से खुश नहीं है। ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे मंगल ग्रह यानी मार्स पर जीवन की। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या किसी और जगह भी जीवन हो सकता है, या पहले कहीं और जीवन रहा होगा? दरअसल नासा के परसिवियरेंस रोवर की एक नई खोज ने इस सवाल को सुलझाने के करीब ला दिया है। मंगल ग्रह पर एक चट्टान पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो वैज्ञानिकों को वहां अरबों साल पहले सूक्ष्म जीवों के होने का इशारा दे रहे हैं। ये खोज, जिसे संभावित बायो सिग्नेचर यानी पॉसिबल बायो सिग्नेचर कहा जा रहा है, ये मंगल के ज़ेरो क्रेटर में की गई है। ज़ेरो क्रेटर वही जगह है जहां कभी एक बड़ी झील हुआ करती थी। रोवर को चेयावा फॉल्स नाम की चट्टान में तेंदुए के धब्बे और पोस्ता के बीज जैसे छोटे छोटे निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन निशानों का विश्लेषण किया तो वो हैरान रह गए। चट्टान में कार्बनिक कार्बन, आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड जैसे यौगिक मिले हैं जो पृथ्वी पर अक्सर सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से बनते हैं। या आसान शब्दों में कहें तो ये निशान पुराने सूक्ष्म जीवों के मेटाबॉलिज्म का सबूत हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक इसे मंगल पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे मजबूत संभावना मान रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक खोज है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रोवर ने नमूनों को टाइटेनियम ट्यूबों में बंद कर दिया है ताकि इन्हें पृथ्वी पर लाकर लैब में जांचा जा सके। जब तक ये नमूने वापस नहीं आते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ये खोज सही साबित होती है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। यह हमें बताएगी कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है और शायद कहीं और भी मौजूद है। बहरहाल, आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।